Hello, my dear students. I am Dr. Priyanka Sani again in front of you with the new topic of class 9th chapter cell. Today we are discussing about transportation of molecules across the plasma membrane. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या बेनिफिट करती है किसी भी सेल को। आज हम बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन चलता है। सो इसके लिए दो प्रोसेसेस काम करती हैं। फर्स्ट इज डिफ्यूजन, अनदर इज ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अगर मेरे पास एक परफ्यूम की बॉटल है और मैंने उसे रूम के इस कॉर्नर में स्प्रे कर दिया, तो आप कुछ देर बाद आओगे उस वहां से गेट के पास से, तो आपको क्या महसूस होगा कि पूरे रूम में एक फ्रेग्रेंस है, बट मैंने स्प्रे कहाँ किया था, इस कॉर्नर में। मीन्स कि जहां हाई कंसंट्रेशन थी मॉलिक्यूल की, वहां से जहां कम कंसंट्रेशन है या फिर जहां पर नहीं है वो मॉलिक्यूल्स ने वहां से चलकर वहां जाना शुरू कर दिया। इसका एक अच्छा एग्जांपल है, आपके पास चाय का एक कप है, आप उसको टेबल पे रख देते हैं। थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे कि चाय आपने उबलती हुई रखी थी वहां पर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चाय के चारों ओर थोड़ी गर्माहट है, पर चाय का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है क्योंकि हीट वहां से डिफ्यूज हो रही है अपने चारों ओर। सेम हम एग्जांपल ले सकते हैं अगरबत्ती का। अगर आपने अगरबत्ती कॉर्नर में जलाई है, थोड़ी देर में उसकी फ्यूम्स पूरे रूम को महका देंगे विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। सो ये किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बताऊंगी। ये इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये फ्री एनर्जी पे डिपेंड करता है। अभी मैंने कहा कि मैंने कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे किया, सो कोई एनर्जी थोड़ी है उसके पास। फ्री एनर्जी जो भी यूटिलाइज करनी है, यूनिवर्स में जो एनर्जी है उसी को यूटिलाइज करके उसने अपनी फ्यूम्स को ट्रांसफर किया। राइट, नाउ कम टू इट्स डेफिनेशन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग the molecules through not through the process of transferring of molecule from the region of high concentration to लो कंसंट्रेशन। और ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं आपके सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। ये बात थी डिफ्यूजन की। अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट्स में होता है, और इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। मींस हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन जो होता है वो ऑलमोस्ट नॉन लिविंग थिंग्स में या फिर डेड सेल्स में हो सकता है, और ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में होता है। और वो हम कह सकते हैं कि ये डिफ्यूजन है सिर्फ सॉल्वेंट्स का, लिक्विड चीजों का डिफ्यूजन है। और ऑस्मोसिस दो तरह का होता है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्लास 9th से लेके क्लास 11th 12th तक भी ये इस डेफिनेशन को पूछ लिया जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस डेफिनेशन को एज अ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये डेफिनेशन आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट through a semi-permeable membrane from the region of high concentration to low membrane. Right? Osmosis is of two type, endoosmosis and exoosmosis. अगर कोई भी सॉल्वेंट सेल के अंदर एंटर कर रहा है तो वो होगा एंडोस्मोसिस, और अगर कोई सॉल्वेंट सेल के बाहर मूव कर रहा है तो वो होता है एक्सोऑस्मोसिस। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, किस तरह एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस काम करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
So let's discuss about solution. Solution is made up of two things, solute and solvent. solute क्या होगा? solute होगा कोई भी solid substance, कोई भी आपका पाउडर हो गया. सपोज आपने अपना शुगर लिया, शुगर को आपने डिसॉल्व करना शुरू किया, वो आपका सोल्यूट. सॉल्वेंट क्या है? आपका लिक्विड बेस है. लिक्विड बेस कैन बी योर वाटर और मिल्क, वाटर और मिल्क, राइट. सो अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सोलवेंट से, हाई कंसंट्रेशन होगा. हाई कंसंट्रेशन किसका? सोल्यूट का. सो वो होगा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अगर लो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का, अगर सॉरी सॉल्यूट का, सो वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अगर इक्वल होगा, both solute and solvent both are on equal stage, that type of solution is known as isotonic solution. That type of solution is known as isotonic solution. इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ. हमारे पास कोई भी सेल है, हमारे पास कोई भी सेल है, प्लांट सेल या एनिमल सेल. सो हमने उसको एक सॉल्यूशन में डिप किया, एक सॉल्यूशन में डिप किया. ये कोई भी हमने बीकर ले लिया है, बीकर के अंदर हमने डाल दिया है सेल को, और यहां पर है हमारे पास एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. किस तरह का? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक से क्या समझते हो आप? हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है. अगर यहाँ पे हमने सेल को डाला है और बाहर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, सो क्या होगा? क्या होगा? बाहर सॉल्वेंट, अगर सोल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट क्या होगा? कम होगा. और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा? अंदर ज्यादा. तो हमेशा मूवमेंट कहाँ से होती है? ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ. जो सेल का लिक्विड है, सेल का जो भी वाटर कंटेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और इसे बोलेंगे हम एक्सोऑस्मोसिस. क्या बोलेंगे? एक्सोऑस्मोसिस. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इसके अपोजिट होता है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है. इस केस में अगर हमारे पास कोई बीकर है, बीकर के अंदर हमने हमारे सेल को रखा है और ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, सो क्या होगा? सेल के अंदर सोल्यूट, बाहर सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है. अंदर सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है. सो वाटर मॉलिक्यूल का एंट्री होता है, तो यहां से ये सॉल्वेंट सेल के अंदर जाना शुरू करेगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी. क्या हो जाएगी? स्वेल. और इसको बोलेंगे हम एंडोऑस्मोसिस. क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस. और इस केस में क्या होगी? सेल स्वेल. यहाँ क्या होगा? सेल का श्रिंक. और अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमने किसी सेल को डाला है, सो नो चेंज. आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये एक. व्हाट हैपन व्हेन इफ वी आर पुटिंग अ सेल इनटू अ hypertonic solution? So cell will shrink. If we are putting into hypotonic, cell will swell. And if we are putting into isotonic, so there will be no change. इसका लाइव एग्जांपल ले सकते हैं. आपने किशमिश देखी होगी, रेजिन्स. रेजिन्स को जब भी हम पानी में डालते हैं तो रेजिन्स के अंदर पानी कम होता है और मीठा ज्यादा होता है, और जब पानी में डालते हैं तो बाहर से पानी उसके अंदर आ जाता है. दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एंडोऑस्मोसिस. और जब भी आपकी मदर खाना कुक कर रही होगी तो मटर के दाने होते हैं, मटर के दानों के ऊपर जब भी सॉल्ट स्प्रिंकल किया जाता है
तो बाहर पानी कम होता है और अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है। और सॉल्ट स्प्रिंकल जो कि एक सोल्यूट है, जो कि ज्यादा कंसंट्रेशन का है, वो स्प्रिंकल करने के बाद मटर क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। सो दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ exosmosis. That is a good example of exosmosis. So this topic is little bit tricky. If you are feeling any difficulty, just write in a comment. I'll make another video, depends on your comments, and I'll make you clear everything. Thank you.